नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस में जो पहली जो यूनिट हम लेके चलेंगे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट होगा। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम जब भी देखते हैं तो स्टार्टिंग हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे भी सोक्रेटिस जिसको सुकरात बोलते हैं और प्लेटो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम प्लेटो के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब भी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि हम भले ही बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन जो बेसिक जो चीज़ें होती है, बेसिक जो टर्म्स होती हैं छोटी छोटी, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। उनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले हम देखें कि काफ़ी बार आपको दिखाई देता है कि पॉलिटिकल थॉट वर्ड दिखाई देगा, पॉलिटिकल थ्योरी वर्ड दिखाई देगा आपको। ठीक है, पॉलिटिक्स दिखाई देगा, डिप्लोमेसी वर्ड दिखाई देगा, पॉलिटिकल फिलोसफी दिखाई देगा या पॉलिटिकल थॉट भी आपको नजर आएगा। तो इनके बीच में यदि आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस क्या होगा? तो सबसे पहला हम लेके चलते हैं पॉलिटिकल थॉट वर्सेस पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थॉट क्या होता है? बेसिकली किसी भी चीज़ पे आपका एक इंडिविजुअल पर्सन का, कोई भी एक इंडिविजुअल थिंकर का एक इंडिविजुअल थॉट हो सकता है। आपसे भी किसी सिचुएशंस पे पूछा जाए तो आपकी जो थॉट प्रोसेस होगी, आप जो उस पर कमेंट करोगे, वो आपका थॉट होगा। वो थॉट जो होता है वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का होता है। लेकिन जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि सभी के थॉट्स होते हैं वहां पे। कोई उसके पॉजिटिव में होगा उस स्टेटमेंट के, कोई उसके नेगेटिव में होगा, कोई मिडिल पाथ उसको चूज करेगा उसको डिफाइन करने के लिए। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर सभी के थॉट्स आते हैं। ठीक है, जैसे भी हम थ्योरी पढ़ते हैं, अप्रोचेस पढ़ते हैं, जैसे लिबरलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, फ्रीडम के बारे में पढ़ते हैं, जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं, तो इन पे किस किस जो पॉलिटिकल थिंकर ने इन इन जो टॉपिक्स हैं इन पे कमेंट किए हैं। तो उसके जैसे जस्टिस को लेके प्लेटो ने क्या कहा है, एरिस्टोटल ने क्या कहा है, तो वो क्या होगी, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन करने के लिए या उसका एक इम्पोर्टेंट क्रक्स निकालने के लिए तो क्या क्या थॉट्स उस पर दिए गए हैं। तो जो पॉलिटिकल थॉट है वो एक इंडिविजुअल बेसिस है और जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो एक कलेक्टिव बेसिस अप्रोच है। ठीक है, जो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर सभी के थॉट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। दूसरा आपका आता है पॉलिटिक्स वर्सेस डिप्लोमेसी। ठीक है, तो पॉलिटिक्स वर्सेस डिप्लोमेसी, जब भी आपको ये ज़्यादातर वर्ड आपको इंटरनेशनल रिलेशन में दिखाई देगा। क्योंकि पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिक्स ये होता है कि पॉलिटिक्स एथिकल हो सकती है, एथिकल ही शो करना पड़ता है, अनएथिकल चीज़ें शो नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में। जैसे जैसे मान के चलो किसी दो जो नेशन है, दो देश हैं, उनके बीच में रिलेशन है, तो उसमें कैसे उन रिलेशन को ग्रो करेंगे, कैसे उनको हम आगे लेके जाएंगे, कैसे ट्रेड होगा, कैसे डिप्लोमेसी होगी, कैसे कल्चर टाइज बिल्ड होंगे, तो वो आता है पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, अब इसमें यदि हम मान के चलो किसी देश का यदि कोई प्रधानमंत्री मारा जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, असासिनेशन अटेम्प्ट किया जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे ही हो गया। वो कहीं ना किसी देश की मोटिव रहा होगा कि ऐसा करवाना है, एक आइडियोलॉजी रही होगी उस हिसाब की। तो जो बैकडोर से जो चीज़ें करवाई जाती है, बैकडोर चैनल से जो चीज़ें करवाई जाती हैं, अनएथिकल चीज़ें, तो वो आती है आपकी डिप्लोमेसी में। डिप्लोमेसी आपकी एथिकल भी हो सकती है और अनएथिकल भी हो सकती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे कि पॉलिटिक्स क्या है। कि जब भी गवर्नमेंट किसी भी देश के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करती है तो उसमें वो क्या करती है कि वो कल्चर टाइज हो गया, ट्रेड हो गया, इन सबको बढ़ावा देती है और एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप को आगे बढ़ावा देने के लिए जो आइडियोलॉजी शो करती है वो पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, पॉलिटिक्स हमेशा एथिकली ही शो की जाती है, अनएथिकल वर्क हमेशा डिप्लोमेसी से किए जाते हैं। तो हम काफ़ी बार इंटरनेशनल रिलेशन या न्यूज़ ऐसे सुनते हैं कि ये डिप्लोमेटिक वो था, मूव था। तो डिप्लोमेटिक मूव ये होता है कि आप एक्शन तो लेते हैं लेकिन एक्शन का पता नहीं होता कि उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो एथिकल होंगे या अनएथिकल होंगे। ठीक है, जो अप्लाई कर रहा है उसको तो पता होगा, लेकिन यदि दूसरे देश का मान लो प्रधानमंत्री मारा गया है, असैसिनेशन उस पर अटेम्प्ट किया गया है या वो मर गए, तो वो डिप्लोमेसी के अंदर आता है, बैकडोर चैनल से। ठीक है, तो इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। जो थर्ड आपका आता है वो आता है पॉलिटिकल फिलोसफी वर्सेस पॉलिटिकल थॉट। तो पॉलिटिकल थॉट अभी हमने देखा था कि पॉलिटिकल थॉट क्या होता है, किसी भी एक इवेंट पे किसी एक इंडिविजुअल का एक थॉट हो सकता है। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है? पॉलिटिकल फिलोसफी है किसी भी एक पर्सन की एक साइकी होती है। ठीक है, जो फिलोसफी क्या है, बहुत ही मतलब ब्रॉड टर्म है कि फिलोसफी से ही जो थॉट निकल के आते हैं। ठीक है,
क्योंकि जो फिलोसफी के अंदर आपका पॉलिटिकल थॉट आता है। फिलोसफी बेसिकली यदि किसी की, हम ये इन जनरल टर्म ये नहीं बोल देते कि इसकी क्या फिलोसफी है, कि इसकी क्या फिलोसफी है, इसकी फिलोसफी हमें क्या, कैसे हम कैसे जान सकते हैं। तो बेसिकली हर एक अलग अलग इवेंट पे, हर अलग अलग चीज़ों पे वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, वो देश हो सकता है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है। तो ऐसे ही जैसे हम प्लेटो पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, हम उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं बोलते, ये हम अब इसी अपनी क्लास में हम जानेंगे कि वो पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, लेकिन फिर वो अपना पॉलिटिकल फिलोसफी की तरफ टिल्ट हो गए। तो ये डिफरेंस आता है। प्लेटो के बारे में, प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस के बारे में काफ़ी जो डेफिनेशन दी गई हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये जो तीन है, जिसमें से वाइट एड ने कहा था आपका कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है ना, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ फुटनोट्स हैं। किसके? प्लेटो और एरिस्टोटल के। ये आपके वाइट एड ने कहा था, ठीक है। लास्की ने क्या कहा था एक बार? लास्की ने कहा था कि कोई भी आइडिया, पॉलिटिकल आइडिया समझा नहीं जा सकता बगैर उस सिचुएशन या उस टाइम के बिना, कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, क्या टाइम था, क्या सिचुएशन चल रही थी, उसके बिना कोई भी पॉलिटिकल आइडिया समझा नहीं जा सकता। ये आपका लास्की ने कहा था। प्लेटो ने कहा था, और ये एमरसन ने प्लेटो पे कहा था कि प्लेटो क्या है? फिलोसफी है, और फिलोसफी क्या है? प्लेटो है। ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एमरसन की प्लेटो पे, कि वो पूरा ही फिलोसफी का जो मेन पर्सन जो जिसको इंडिकेट करते हैं, वो प्लेटो को करते हैं एमरसन की। भाई फिलोसफी ही प्लेटो है, प्लेटो ही फिलोसफी है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और अब हम प्लेटो को स्टार्ट करेंगे। प्लेटो का जो बर्थ है 428 से 348, बेसिकली ये 80 साल जिए थे, ठीक है। अब जैसे हम प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ते हैं, उसमें क्या हम देखते हैं कि ग्रीक फिलोसफी देखते हैं। ग्रीस का काफ़ी बार नाम आता है। एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, आपको जो मैप है, वर्ल्ड मैप है, वो आपके दिमाग में एकदम छपा हुआ होना चाहिए। आपको इतनी बार वर्ल्ड मैप देख लेना है कि हम जिस रीजन की बात करें, आपके दिमाग में वो चीज़ें चलनी चाहिए, ताकि आपके दिमाग में कॉन्टेक्स्ट है वो क्लियर हो पाए, ठीक है। ग्रीस के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो वर्ल्ड मैप में ये ग्रीस हो गया, ये आपका भूमध्य सागर हो गया, ये आपका इटली हो गया, ठीक है, ये लीबिया हो गया आपका, ये टर्की हो गया। तो इस हिसाब से आप ये है ग्रीस को लोकेट कर पाएंगे, ठीक है। ग्रीस के बाद हम देखते हैं कि जब भी हम प्लेटो, एरिस्टोटल पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि एथेंस के बारे में, ठीक है, स्पार्टा के बारे में, इन जगहों के बारे में, मैसेडोनिया के बारे में, क्योंकि प्लेटो आपके कहाँ जन्मे थे? एथेंस में जन्मे थे, ठीक है। और आपके एरिस्टोटल कहाँ जन्मे थे? मैसेडोनिया में जन्मे थे। और जो पेलोपोनेशियन जो वॉर है, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, वो स्पार्टा और एथेंस के बीच होती है, ठीक है, जिसमें स्पार्टा एथेंस को हरा देता है। तो ये जो ग्रीस है, इसमें आपकी ये चीज़ें हैं, ये जो लोकेशन है बेसिकली, ये कहाँ लोकेट करती है, ये भी आपको बताना चाहिए। ये आपका स्पार्टा हो गया यहाँ पे, ये आपका एथेंस हो गया, ये आपका मैसेडोनिया हो गया। तो ये जो लोकेशन है ग्रीस में, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो किस हिसाब से इनके रिलेशन से, किस हिसाब से इनके बीच में वॉर होती हैं, किस हिसाब से इन वॉर का इम्पैक्ट प्लेटो पे आता है, तो ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा बहुत प्लेटो की बायोग्राफी के बारे में जान लेते हैं हम, कि वो हमें पता है कि वो एथेंस में बोर्न हुए, ठीक है। 80 साल के बाद, 80 साल वो जिए थे, फिर उनकी डेथ हो गई थी। उनके पेरेंट्स, उनके जो पिता थे वो एरिस्टन थे, ठीक है, और उनका जो माता का नाम था वो प्रिक्सन था, ठीक है। और उनके 2 बड़े भाई थे, एक बहन थी। जो 2 बड़े भाई थे वो ग्लूकोन था और था एडिमेंथस, और जो बहन थी वो थी पोटोन उनकी। और ग्लूकोन के बारे में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस, जब हम प्लेटो की पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे कि ग्लूकोन ने भी अपनी एक स्टेटमेंट दी थी, उसको प्लेटो करेक्ट करते हैं अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस देते टाइम, ठीक है। और जब भी हम प्लेटो के बारे में बात करते हैं तो प्लेटो, सबसे पहले आपको ये ध्यान रख लेना है कि प्लेटो उनका रियल नेम नहीं था, उनका रियल नेम था एरिस्टोक्लीज, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। तो एरिस्टोक्लीज का मतलब यही है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो प्लेटो का क्या मतलब है? प्लेटो वर्ड कहाँ से आया? आपके जैसे घर पे नाम सोनू, मोनू, टिंकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी नाम आपको दिया जाता है, ठीक है, वो आपके कुछ एक्टिविटीज़ को देखते हुए दिया जाता है। तो ऐसे ही जो असली नाम जो प्लेटो का था वो एरिस्टोक्लीज था, लेकिन उनको प्लेटो नाम दिया किसने था? वो उनके जो रेसलिंग जो टीचर थे, जब वो रेसलिंग करते थे प्लेटो, तो रेसलिंग टीचर ने उनको देखा कि उनके जो कंधे हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़े हैं, तो इसलिए उनका जो नाम उन्होंने दिया था प्लेटो दिया था, निक नेम प्लेटो दिया था। और ये आपको बहुत ही ज़्यादा नोट डाउन कर सकते हैं या ध्यान रखना है
क्योंकि जब भी हम प्लेटो पढ़ते हैं तो जो यदि कोई भी आपसे पूछ ले उनका असली नाम क्या था, तो काफ़ी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो प्लेटो ही पढ़ा है, असली नाम तो नहीं पढ़ा। तो असली नाम उनका एरिस्टोक्लीज था, ठीक है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है द मोस्ट ब्यूटीफुल, और उनका निक नेम प्लेटो था। प्लेटो से ही वो काफ़ी बार प्लेटो से ही फेमस हुए थे बेसिकली वो, ठीक है। अपने जीवन में उन्होंने अपनी पहली जो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी थी और स्कूल बोल सकते हैं, वो उसका उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था और उसका नाम रखा था अकेडमी, ठीक है। अकेडमी जो उन्होंने स्कूल जो ओपन की थी वहाँ पे, उसके गेट पे उन्होंने लिखा था, जो अकेडमी जो उनकी स्कूल या यूनिवर्सिटी जो भी आप बोल सकते हैं पहली, उसके गेट पे उन्होंने लिखा था कि जो ज्योमेट्री नहीं जानता वो अंदर ना आए। तो बेसिकली यहाँ हम देखते हैं आज के एजुकेशन सिस्टम के, कि आज के एजुकेशन सिस्टम में हम देखते हैं कि साइंस वाले बच्चे से आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछोगे तो उसको कुछ नहीं पता होगा, और बल्कि वो आपको ये भी बोल देगा कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से मतलब है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है, ठीक है, मुझे इंटरनेशनल रिलेशन से क्या मतलब है। बल्कि वो चीज़ें हर एक बच्चे को इम्पैक्ट डालती हैं, हर एक उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालती हैं। बेसिकली मान के चलो आपने 12th की है, उसके बाद आपको कहीं विदेश जाके पढ़ाई करनी है दूसरे देशों में, आईआर के आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे जैसे यूक्रेन चले गए थे, यूक्रेन से आने के बाद वो बांग्लादेश चले गए, तो हर जगह से उन्हें इंस्टेबिलिटी देखनी पड़ी। यूक्रेन से वो वापस इंडिया आए, ये भी एक बड़ी दुख की बात है। उनके पैसे वगैरह वो सब खराब हुआ, जो करियर है उस पर भी जो टाइम है वो भी वेस्ट हुआ। फिर वो बांग्लादेश चले गए, बांग्लादेश में भी वही हुआ, फिर बांग्लादेश से वापस आना पड़ा। तो बेसिकली हमें कहीं भी जाना है, कहीं भी घूमने जाना है, काफ़ी बार हम टूरिस्ट को देखते हैं कि कहीं भी हम घूमने चले गए, हमें ये नहीं पता कि उसके साथ इंडिया के रिलेशन कैसे हैं उस देश के साथ। तो काफ़ी बार जो गलत एक स्पाई का केस लगा के वो देश आपको जेल वेल डाल सकता है। तो वो सब चीज़ें आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालती हैं। तो प्लेटो ने क्या किया था कि एकेडमी जो उनकी स्कूल थी, उनके गेट पे उन्होंने लिखा था कि जो ज्योमेट्री नहीं जानता वो अंदर ना आए। भले ही आप फिलोसफी पॉलिटिक्स आप पढ़ते हो, लेकिन आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। आप साइंस को दरकिनार नहीं कर सकते। आप साइंस पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस को दरकिनार नहीं कर सकते, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो साइंस को दरकिनार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम होप्स पढ़ेंगे तब जो थ्योरी ऑफ मोशन है, जो मोशन के लॉज हैं, वो भी होप्स अपनी जो आइडियाज़ है उसमें मर्ज करने की कोशिश करते हैं, वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। जो प्लेनेटरी मोशंस हैं वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नॉलेज हमें आनी चाहिए। तो एज ए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आप साइंस से दरकिनार ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये प्लेटो भी सिग्नल देता है, अपनी जो एकेडमी जो स्कूल थी उसके गेट पे वो लिखते हैं कि जो भी ज्योमेट्री नहीं जानता वो अंदर ना आए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि जब भी हम प्लेटो को पढ़ते हैं तो प्लेटो के बारे में हमें ये बताया जाता है कि प्लेटो को बोलते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, और एरिस्टोटल को बोलते हैं आपके अरस्तु जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो बेसिकली क्या क्या ऐसे उनकी लाइफ में ऐसे क्या इंसिडेंट हुए थे कि उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बोले जाने लगा, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं बोला जाने लगा? क्या वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं थे? क्या वो फिलोसफी में इंटरेस्टेड थे बचपन से? लेकिन ऐसा नहीं था। वो एक अच्छी फैमिली में पैदा हुए थे, अच्छी अमीर फैमिली थी, ऐसा नहीं था कि गरीबी में जीवन कटा था, अच्छी एक अमीर फैमिली थी, और वो पहले से ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि वो फिलोसफी की तरफ टिल्टेड हो जाते हैं। तो उस इंसिडेंट में सबसे पहला जो इंसिडेंट होता है वो होता है उनका कि उनके जो गुरु है सोक्रेटिस, सुकरात, उनको एथेंस में क्या कर दिया जाता है, फांसी की सजा, बेसिकली मौत की सजा सुना दी जाती है। फांसी तो नहीं दी जाती, उनको जहर का प्याला पिलाया जाता है बेसिकली, ठीक है। उनको मौत की सजा सुनाई जाती है। और वो मौत की सजा क्यों सुनाई जाती है? क्योंकि सबसे पहले जब हम सोक्रेटिस को देखते हैं तो सोक्रेटिस खुद को क्या किस वर्ड से रिप्रेजेंट करते थे? वो उसको रिप्रेजेंट करते थे आपका गैड फ्लाई, GADFLY, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। गैड फ्लाई का मतलब यही है कि वो मक्खी जो आपको परेशान कर दे, ठीक है। आपके आपके फेस पे बार बार आके मक्खी बैठती है तो आप क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ही सोक्रेटिस क्या थे, सोक्रेटिस घूमते थे एथेंस में और वो अलग अलग सवाल पूछते थे लोगों से, ठीक है। और वहाँ पे उस टाइम पे एथेंस में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, ठीक है। वहाँ के लोगों से वो सवाल पूछते थे, वहाँ के नेता थे उनसे सवाल पूछते थे, वहाँ का जो यूथ था उनको वो थोड़ा अवेयर करते थे, उनसे भी सवाल पूछते थे कि जो तुम्हारी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, उस टाइप के सवाल पूछते थे। और उसका जवाब जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उनके पास वो जवाब नहीं उनके पास वो जवाब होते ही नहीं थे। तो और वो यूथ को भी समझाते थे कि आप अपनी गवर्नमेंट से ऐसे सवाल करो, ये वो। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये जो आदमी है सोक्रेटिस, ये क्या कर रहा है, ये एथेंस का जो यूथ है
उसका माइंड वॉश कर रहा है, ठीक है, हमारे खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। तो उन्होंने उस पे कहा, आपके सोक्रेटिस पे काफ़ी ब्लेम लगाए, ठीक है। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वहाँ की, उन्होंने उसको, सोक्रेटिस को क्या कर दिया, फांसी की सजा नहीं, उनको जहर का प्याला, मौत की सजा सुना दी थी, ठीक है। और यहीं पे एक तो प्लेटो के गुरु थे सोक्रेटिस, सुकरात, और दूसरा क्या हुआ कि वो जब उनके गुरु हैं और प्लेटो ये मानते थे कि सोक्रेटिस जो हैं वो वाइजेस्ट मैन ऑन अर्थ है, वो सबसे समझदार आदमी है धरती पे, ठीक है, ये प्लेटो मानते थे। बल्कि जो सोक्रेटिस थे, सुकरात थे, वो ये नहीं मानते थे, वो अपने आप को ये नहीं कहते थे कि मैं सबसे समझदार आदमी हूँ। बेसिकली इसके पीछे भी एक स्टोरी है। उनके जो एथेंस में उनके पास एक मंदिर था, मंदिर में एक प्रीस्ट था, उन्होंने ये कहा था सोक्रेटिस को कि तुम क्या हो, सबसे समझदार आदमी हो धरती पे। उसके बाद वो इस नाम से काफ़ी फेमस हुए थे, सोक्रेटिस वाइजेस्ट मैन ऑन अर्थ, कि सबसे समझदार आदमी धरती पे। और प्लेटो भी ये मानते थे क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा था, डायलेटिक्स, डिबेट वगैरह, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले उनका गुरु की क्या हत्या कर दी जाती है, बेसिकली हत्या, सॉरी ये वर्ड हम नहीं यूज़ कर सकते, बल्कि मौत की सज़ा सुना दी जाती है, ठीक है, जहर का प्याला देखकर। तो पहला तो लाइफ में ये इंसिडेंट होता है। दूसरा वो देखते हैं एथेंस की पॉलिटिक्स। एथेंस की पॉलिटिक्स, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के होने के बावजूद भी वहाँ पे क्या है, करप्शन है, इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, करप्शन है, इंस्टेबिलिटी है। उसके साथ जो जो पेलोपोनेशियन वॉर, जिसके बारे में मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था, कि जो वॉर जो हुआ था, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो पेलोपोनेशियन जो वॉर हुआ था वो एथेंस और स्पार्टा के बीच में हुआ था। और एथेंस और स्पार्टा के बीच में जो वॉर होता है उसमें स्पार्टा क्या है, एथेंस को हरा देता है। तो इससे भी काफ़ी उनके माइंड पे इम्पैक्ट पड़ता है प्लेटो के, और वो जानने की कोशिश करते हैं कि स्पार्टा में ऐसा क्या है, स्पार्टा के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या है, स्पार्टा की जो ऑल ओवर स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट है, उसमें ऐसा क्या है जिससे उसने जो इस वॉर में एथेंस को हरा दिया। उनको ये तो पता था कि भाई एथेंस में ज़्यादा करप्शन है, इसको ठीक करना है, इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, इन सबको तो करेक्ट करना ही है। इसके साथ साथ वो ये भी जानना चाहते थे कि कैसे स्पार्टा ने एथेंस को हरा दिया। तीसरा, ये तो दो मोटिव हो गए, ठीक है उनका। तीसरा सबसे जो एक इम्पैक्ट उनका बेसिकली यही आता है कि वो ट्रुथ को जानना चाहते थे, वो ट्रू नॉलेज को जानना चाहते थे, वो जस्टिस के बारे में जो जो मेन एक फाइनल क्रक्स जो है, फाइनल स्टेज है जस्टिस की, उस तक वो पहुंचना चाहते थे, ठीक है। इसलिए वो फिलोसफी की तरफ टर्न हो गए। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, आइडियलिस्ट बोला जाता है, ठीक है, जो आइडिया पे फोकस करे। रियलिस्ट नहीं बोला जाता। आइडियलिस्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि आइडियलिस्ट का मतलब यही है, वो कोई भी थिंकर जो आइडियलिस्ट होगा वो क्या सोचेगा, क्या होना चाहिए, व्हाट ओट टू बी, कि क्या होना चाहिए, ठीक है। रियलिस्ट जो थिंकर होगा वो सोचेगा व्हाट इज, क्या है, आज क्या है उसके बारे में सोचो। ये मत सोचो कि कल क्या होना चाहिए या क्या होना चाहिए। तो प्लेटो सोचते थे, प्लेटो आज के बारे में नहीं सोचते, आज के बारे में नहीं सोचते थे कि क्या है, वो सोचते थे क्या होना चाहिए, इसके बारे में सोचते थे। इसलिए उनको आइडियलिस्ट थिंकर भी बोला जाता है। एक उन पे जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स थी उनका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है कि किस हिसाब से बेसिकली इसमें इसको डिफाइन करने के लिए उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि रियलिटी इज़ द शैडो ऑफ आइडियाज़। कि जो रियलिटी है ना, रियलिटी नहीं है, रियलिटी क्या है, छाया है, शैडो है, किसकी, आइडियाज़ की। तो इसलिए ही आइडियाज़ को ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे, आइडियाज़ पे ज़्यादा फोकस हुआ करते थे। रियलिटी, रियलिस्टिक वो थिंकर थे नहीं, वो आइडियलिस्ट थिंकर थे, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी कि थ्योरी ऑफ आइडियाज़ में रियलिटी इज़ द शैडो ऑफ आइडियाज़, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे रियलिटी जो है वो शैडो ऑफ आइडियाज़ है, इसके लिए वो करते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं आपका, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। एल्गोरी केव का कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। ये एक गुफा है, जैसे मान के चलो यहाँ पे आपका हाथ बांध कर इस दीवार के इस साइड आपके हाथ बांध के यहाँ पे आपको बिठा दिया जाए सालों साल तक, ठीक है। यहाँ पे आग जला दी गई है, ठीक है, और यहाँ से कुछ जो चित्र है उसकी छाया आपको यहाँ पे दिखाई जाए, ठीक है, और आप ये मतलब काफ़ी टाइम से यही चीज़ देख रहे हो, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि यही रियलिटी है। बेसिकली इसको यदि एग्जांपल से समझा जाए तो आपकी सोशल मीडिया से आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया जो कैमरे पे जो दिखा रही है यहाँ पे, इसके थ्रू, इस आग के थ्रू ये जो छाया यहाँ पे दिख रही है, तो आपको लगता है कि यही रियलिटी है। काफ़ी बार ऐसी ऐसी न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट होती हैं, वीडियोस ऐसी सर्कुलेट होती हैं, फेक न्यूज़, जिसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये रियल न्यूज़ है, लेकिन बाद में हमें पता लगता है कि ये तो फेक न्यूज़ थी। तो ये बेसिकली ऐसे आप समझ सकते हैं, लेकिन उससे आप कैसे पार पाओगे,
तो उससे पार पाने के लिए प्लेटो बताता है कि यहाँ जो आपकी जो बेड़ियां लगी हुई हैं, चेन में जो जकड़े हुए हैं, उनको तोड़ के जब आप बाहर आओगे, यहाँ पे खड़े होगे, तब आपको पता लगेगा कि ये दुनिया नहीं थी, दुनिया बाहर है, जो भी है। ठीक है, तब आपका जो रियलिटी है उससे सामना होगा। ठीक है, तो इसलिए इस स्टेटमेंट को वो डिफाइन करने के लिए, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज, इसको डिफाइन करने के लिए वो एल्गोरी केव का कॉन्सेप्ट देते हैं और वो समझाते हैं कि कैसे उन चेंज को तोड़ के आप बाहर आओगे, तब आप जो वर्ल्ड की जो असली जो ब्यूटी है उसको देख पाओगे। तब आपको समझ में आएगा कि वही एक दो जो चित्र आपको दिखाई जाते थे वही दुनिया नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। तो जब उस गुफा से आप बाहर आओगे, उस रोशनी का पीछा करते हुए आप बाहर आओगे, तब आपको पता चलेगा कि रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। अब उसके बाद किसी भी थिंकर को पढ़ते हैं तो उसकी जो इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। जब भी मैं कोई भी बुक्स आपकी करवाऊंगा किसी भी पॉलिटिकल थिंकर की, वो सीक्वेंस से ही करवाऊंगा कि सबसे पहले उसने कौन सी लिखी, फिर कौन सी लिखी, फिर कौन सी लिखी। क्योंकि काफ़ी बार आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इस थिंकर की जो बुक्स हैं उनको सीक्वेंस से लगाओ। ठीक है, तो इसलिए मैं सीक्वेंस से आपको बताऊंगा कि जो सबसे पहली जो बुक आती है, उसमें जो पहली जो बुक आती है प्लेटो की, वो है द अपोलॉजी। बेसिकली हर बुक में मोटा मोटा हमें ये देखना है कि उस बुक में ज़्यादातर किसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो अपोलॉजी जो बुक है आपकी, इसमें जो प्लेटो जिक्र करते हैं कि कैसे जो वहाँ पे एथेंस की जो गवर्नमेंट थी, वो कैसे जो उनके जो गुरु थे सोक्रेटिस, उस पर कैसे और क्या क्या ब्लेम लगाती है, इसके बारे में वो अपोलॉजी जो उनकी बुक है उसमें वो जिक्र करते हैं। बेसिकली जो सोक्रेटिस सुकरात पे जो ब्लेम लगे थे, वो इस बुक में वो डिफाइन करते हैं कि किस हिसाब से और क्यों उन पे ब्लेम लगाए गए थे। ठीक है, जो दूसरी जो बुक आती है उनकी द क्रीटो, उसमें वो जो सोक्रेटिस को जो जहर का प्याला देकर उनको जो मौत की सज़ा सुना दी जाती है। जो बेसिकली जो क्वेश्चन आपका बनेगा उसमें यही बन सकता है कि जो सोक्रेटिस की जो मौत के बारे में प्लेटो ने कौन सी बुक में जिक्र किया है, तो वो आपका आएगा क्रीटो। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। और जो थर्ड जो बुक आती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है प्लेटो की, वो आती है द रिपब्लिक। जो रिपब्लिक जो बुक थी, इसके बारे में रूसो ने कहा था कि ये एजुकेशन की फील्ड में सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर सकते हैं कि यदि ये भी आपसे एग्जाम में इस हिसाब से पूछी जा सकती है कि रूसो ने ये स्टेटमेंट किस बुक के लिए दी थी, तो वो रिपब्लिक होगा। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, और इस बुक में इन्होंने क्या क्या डिफाइन किया था, जस्टिस, आइडल स्टेट, फिलोसफर किंग, इन सब के बारे में, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, और जो तीन टाइप के सोल के बारे में वो बात करते हैं। जो थ्योरी ऑफ सोल हम जब पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि पहली जो सबसे हाईएस्ट सोल जो होती है वो रीजन है, फिर उसके बाद करेज है, फिर उसके बाद एपेटाइट है। तो थ्योरी ऑफ सोल जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। एल्गोरी केव, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन काफ़ी बार बना है। बेसिकली आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो एल्गोरी केव का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कौन सी बुक में प्लेटो ने एक्सप्लेन किया है या डिफाइन किया है, तो वो रिपब्लिक आएगा। ठीक है, रिपब्लिक जो बुक है, इसके लिए एक फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के रिगार्डिंग, क्योंकि हमारे जो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन जी, उन्होंने क्या किया था, इस बुक को उर्दू में कन्वर्ट करके, इस बुक को उर्दू में कन्वर्ट किया था, और उर्दू में कन्वर्ट करके उस बुक का क्या नाम उन्होंने रखा था, उस बुक का नाम रखा था रियासत। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि उस बुक का नाम उन्होंने रियासत रखा था। ठीक है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फोर्थ जो बुक आएगी उनकी, वो आएगी स्टेट्समैन, उनकी जो फोर्थ जो बुक आती है, जिसमें बेसिकली वो यही है कि जो फिलोसफर जो किंग होगा उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, ठीक है, आर्ट ऑफ गवर्नेंस के बारे में, और इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड रूल कैसे करेगा जो फिलोसफर किंग है। प्लेटो का जो फिलोसफर किंग है, जिसके बारे में हम थ्योरी ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक फिलोसफर किंग बनता है, कैसे उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इसके बारे में उन्होंने द स्टेट्समैन, द वर्ड ही डिफाइन कर रहा है बेसिकली, उसी से आप समझ जाओगे। और जो लास्ट और जो बुक आती है, जिसमें क्या है कि जिसको बोला जाता है कि जो सबसे मैच्योर जो वर्क था प्लेटो का, क्योंकि द लॉज जो बुक उन्होंने लिखी थी तब तक उनकी काफ़ी एज हो चुकी थी, काफ़ी उनको एक्सपीरियंस हो चुका था। ठीक है, तो ये बताया जाता है कि जो बुक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आपकी रिपब्लिक बताई जाती है, उससे भी क्या है कि मोस्ट जो मैच्योर बुक है, प्रैग्मेटिक अप्रोच पे बेस्ड बुक है, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाती है। क्योंकि जब हम इनिशियल स्टेज में प्लेटो को देखते हैं तो प्लेटो क्या है, एक आइडियलिस्ट थिंकर है, जो कि क्या होना चाहिए, वो रियलिस्ट जो थिंकिंग है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो आइडिया पे ध्यान देते, वो मैटर पे ध्यान नहीं देते। तो इसलिए अब धीरे धीरे वो जो रियलिस्ट अप्रोच है उसको भी हल्का हल्का कंसिडर करने लगते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो 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 बुक है द लॉज,
उसमें वो ज़्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच पे बुक है, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल बुक है जो कि इम्प्लीमेंट की जा सकती है। पहली जो बुक्स थी उनको ये बोला जाता है कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं थी, क्योंकि आइडियाज़ है, आइडिया कुछ भी हो सकता है आपका। आपका बेसिकली यदि गांधी जी का आइडिया देखें, आज के टाइम पे राम राज्य लगा दिया जाए जिसमें भाई कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, ऐसे जो भी सिस्टम है, बल्कि वो आज के टाइम पे इतना पॉसिबल नहीं है इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, बेसिकली आइडिया वो अच्छा है, लेकिन उसको आज के टाइम पे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो वो एक आइडिया हो गया, लेकिन वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं है, प्रैग्मेटिक। लेकिन जो उनका जो वर्क था द लॉज, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल था आपका रिपब्लिक के बजाय। ठीक है, इसमें थोड़ा वो रियलिज्म के कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं और मेंटेन सोशल हार्मनी, लॉ और ऑर्डर के बारे में वर्ड डिफाइन कर रहा है, इस सब के बारे में वो डिस्कस करते हैं। तो ये सब आपका हो गया, बुक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज है प्लेटो की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहली आती है थ्योरी ऑफ सोल के बारे में। ठीक है, और ये प्लेटो किससे इंस्पायर्ड थे थ्योरी ऑफ सोल देते टाइम, वो थे पाइथागोरस थे। ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग जो सोल है वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहली जो है वो आएगा रीजन, जिसके पास रीजन हो, रीजनिंग हो। ठीक है, दूसरा आपका आएगा करेज, जैसे कि मान लो रीजन के हिसाब से यदि आपको बताएं तो किंग हो गया सबसे ऊपर, फिलोसफर किंग हो गया। करेज में आपका क्या आ गया, साहस है तो आपका वॉरियर वगैरह आ गए, सेना आ गई। ठीक है, एपेटाइट है तो एपेटाइट का मतलब ये है प्रोड्यूसर क्लास आ गया, जिसमें फार्मर वगैरह ये सब आ गए। ठीक है, इनको वो मेटल से कंपेयर करते हैं कि रीजन जो क्लास है वो गोल्ड है, करेज जो क्लास है वो सिल्वर है, और एपेटाइट जो क्लास है वो कॉपर है। ठीक है, क्योंकि ये मेटल आपको याद रखने हैं, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में क्या होता है कि गोल्ड सिल्वर तो आपको याद रह जाता है, यहाँ पे कॉपर ना देके वो ब्रोंज दे देता है ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार आदमी ऐसे कंफ्यूज हो जाता है कि गोल्ड सिल्वर है तो फिर ब्रोंज ही होगा, लेकिन यहाँ पे कॉपर है। तो इसके बारे में डिफाइन करते हैं, वो बताते हैं कि ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है। उस हिसाब से वो काम के हिसाब से उनको क्या करते हैं, जो सोल है उसको अलग अलग डिफाइन करते हैं, जिसके लिए उनको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है। क्रिटिसिज्म हम उनका लास्ट में देखेंगे कि कौन कौन लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट जो उनकी थ्योरी आती है वो आती है थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब थ्योरी ऑफ जस्टिस हम पढ़ते हैं तो प्लेटो कहता है कि जो कोई भी जो स्टेट है वो बेस होगा आइडिया ऑफ जस्टिस पे, कि कोई भी स्टेट हो वो बेस्ड 101% आइडिया ऑफ जस्टिस पे बेस्ड होना चाहिए, वरना वो लंबे समय तक चलेगा नहीं। इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया में हम देखते हैं कि आइडिया ऑफ जस्टिस है, सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ भी अपने इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा जो देश है वो जस्टिस सिस्टम, जहाँ भी इकोनॉमिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात की जाती है। ठीक है, और इसको मेंटेन किया जाता है। तो ये प्लेटो का यही कॉन्सेप्ट था कि आइडिया ऑफ जस्टिस किसी भी स्टेट का बेस है, और वही इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं उसमें भी ये है। ठीक है, अब क्या होता है कि जस्टिस, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जो जस्टिस के बारे में प्लेटो बताते हैं, तो प्लेटो क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट पहले जस्टिस के बारे में दी होती हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उनको रिफाइन करते हैं वो। ठीक है, तो रिफाइन करते टाइम वो क्या करते हैं, सबसे पहले सेफलस आते हैं। ठीक है, सेफलस को ओल्ड मैन भी बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है। तो सेफलस जस्टिस के बारे में बोलते हैं कि जस्टिस क्या है, जस्टिस है अपनी ड्यूटी करना, और जिससे आपने उधार लिया है उसका उधार चुकता करना। ठीक है, अब प्लेटो ये कहता है कि चलो सेफलस जी, आपकी बात तो मैंने मान ली, कि ये तो बात मैं आपकी मान लेता हूँ कि अपनी ड्यूटी करना। ठीक है, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता कि अपना उधार चुकता करना। वो कहते हैं क्यों क्यों नहीं मान सकते आप, तो प्लेटो कहता है कि भाई इसलिए नहीं मान सकता कि मान के चलो आपने कुछ दिन पहले किसी से बंदूक उधार ली थी। ठीक है, आपने तो वो बंदूक उधार ले ली किसी से, अब वो पीछे से वो आदमी हो गया पागल। ठीक है, अब ये कहोगे नहीं मैंने तो उधार ली थी, मैं तो उसको वापस बंदूक देने जाऊंगा, तो वो तो पागल हो चुका है, उसको आप जाके बंदूक दोगे तो हो सकता है वो आपको गोली मार ले, या फिर खुद को गोली मार ले वो, या किसी और को गोली मार दे। तो ये चीज़ गलत होगी। मैं आपका ये जो स्टेटमेंट है ना, इससे आपका मतलब एग्री करता हूँ, लेकिन इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता, प्लेटो कहता है। अब उसके बाद क्या है कि सेफलस का जो बेटा है पोलीमार्कस, पोलीमार्कस आता है कि भाई मेरे पापा की जो स्टेटमेंट है वो कैसे क्रिटिसाइज कर दी, मैं इसको रिफाइन करूँगा। ठीक है, अब वो कहता है कि जो पेइंग ड्यूज, उधार चुकता करने का मतलब यही है कि हम अच्छा करें किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, और बुरा किसके साथ करें, अपने दुश्मन के साथ। तो प्लेटो ये कहता है पोलीमार्कस को कि चलो मैं इस चीज़ से आपकी एग्री करता हूँ कि आप अच्छा करो अपने दोस्तों के साथ, लेकिन आप बुरा करो अपने दुश्मनों के साथ, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। ठीक है, कि डूइंग हार्म योर जस्टिस, ऐसा नहीं है कि आप ही जस्टिस करने लगे,
आप ही अपने दुश्मनों के अगेंस्ट हमेशा ही बुरा सोचने लगे या बुरा करने लगे। तो यहाँ पे प्लेटो पोलीमार्कस की जो ये पूरी स्टेटमेंट है उसमें इसको तो एक्सेप्ट करते हैं कि चलो ठीक है, आप अच्छा कर रहे हैं अपने दोस्तों के लिए, लेकिन अपने जो दुश्मन है उसके लिए बुरा करना हमेशा, वो भी चीज़ एक गलत होगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट आपका आता है वो थर्ड, वो है थेरासिमाकस। थेरासिमाकस कहते हैं कि जो जस्टिस है ना वो किसके इंटरेस्ट में है, वो है स्ट्रॉन्ग के इंटरेस्ट में। स्ट्रॉन्ग के इंटरेस्ट में क्यों है भाई? स्ट्रॉन्ग के इंटरेस्ट में इसलिए है कि थेरासिमाकस कहते हैं कि जो भी रूल रेगुलेशन, जस्टिस के जो भी रूल रेगुलेशन लॉज बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है? या तो किंग बनाएगा, या जो सुप्रीम जो गवर्निंग अथॉरिटी है वो बनाएगी, या गवर्नमेंट बनाएगी। तो ज़्यादातर जो लॉज बनाए जाते हैं वो अपने इंटरेस्ट में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थेरासिमाकस का कहना है कि भाई जो किंग जो भी रूल बनाएगा वो ज़्यादातर ऐसे रूल बनाएगा कि वो उसके हित में हो, स्ट्रॉन्ग के हित में हो, जो मजबूत है, जो पैसे वाला है, जिसके पास पावर है, वो उनके हित में हो। ऐसे रूल बनाए जाते हैं, गरीब आदमी के हित में नहीं होंगे वो रूल। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि तुलसीदास जी ने एक बार कहा था कि जो समर्थ को नहीं दोष कोसाई, कि जो माइट है, जो माइटी है, जो बलवान है, उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, उसमें कोई दोष नहीं है। ये तुलसीदास जी ने भी कहा था। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी काम मान लो, कोई भी पैसे वाला, कोई पावर जिसके पास है, वो कोई काम करता है, ठीक है, तो उसमें कोई दोष नहीं निकालता बेसिकली। जैसे मान के चलो इंटरकास्ट मैरिज है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। इंटरकास्ट मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज में आप देखते हैं कि आईएएस वगैरह जो आपके टॉप, जिसको आप बोलते हैं कि भाई ये सबसे हार्डेस्ट एग्ज़ाम है या बहुत ही अच्छी जॉब है, आईएएस वगैरह, आईपीएस वगैरह, ये इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो सोसाइटी में कोई चूं तक नहीं करता, कोई कुछ बोलता ही नहीं। ठीक है, यहीं पे यदि कोई गरीब आदमी बेचारा इंटरकास्ट मैरिज करेगा, हजार आर्ग्यूमेंट आने लग जाएंगे उस चीज़ पे, हजार चीज़ें मतलब लोग बोलने लग जाएंगे उस पर। तो वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो जो स्ट्रोंग है उसमें कोई दोष नहीं है, वो कुछ भी करे उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो यही वो समझाने की कोशिश करता है। और यहीं पे थेरासिमाकस आपके कहते हैं कि देखो, जब जब जो जो जस्टिस है ना वो इंटरेस्ट में ही स्ट्रोंग के है, तो जितने भी जो नीचे वाला जो वर्ग बच गया, वो हम जो लॉज रूल रेगुलेशन बनाए हैं हम उनको मानते ही नहीं। तो ये थेरासिमाकस कहते हैं। और सबसे पहले यहाँ से हमें सिविल डिसोबीडेंस का जो आइडिया है वो नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? क्योंकि जब हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के, वो जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो हमने भी यही कहा था कि जो ब्रिटिशर ने जो रूल बनाए हुए हैं वो क्या है, वो ब्रिटिशर के हित में है, वो इंडिया के लोगों के हित में नहीं है। तो इसलिए हम जो ब्रिटिश कंपनी है, जो गवर्नमेंट है, जो रूल बनाए हुए हैं, हम उनको नहीं मानते। ठीक है, तो उसको बोला गया सिविल डिसोबीडेंस। ठीक है, तो ऐसे ही थेरासिमाकस कहते हैं कि जो जस्टिस का जो आइडिया है वो किसके इंटरेस्ट में है? स्ट्रॉन्ग के इंटरेस्ट में है। तो भाई हम नहीं मानते इसको, तो इसलिए बोला जाता है सिविल डिसोबीडेंस का। अब प्लेटो के पास अब ऐसा है कि भाई ये ज़्यादा एकदम ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया थेरासिमाकस ने, तो प्लेटो के पास इतना कुछ आर्गुमेंट होता नहीं, लेकिन प्लेटो फिर भी बोलते हैं कि जस्टिस ऐसा नहीं है कि वो इंटरेस्ट है स्ट्रॉन्ग के ही, वो वीक के इंटरेस्ट में भी। ठीक है, जो गरीब वर्ग है उसके भी इंटरेस्ट में है। प्लेटो सिर्फ इतना बोलते हैं। इसके बाद जो फोर्थ जो आर्गुमेंट आता है उनके बड़े भाई का आता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो उनके दो बड़े भाई थे उनमें से एक ग्लूकोन थे, उन्होंने अब जस्टिस पे उन्होंने कहा कि जस्टिस क्या है, वो इंटरेस्ट में है, किसके? वीक के इंटरेस्ट में है। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि थेरासिमाकस तो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट में स्ट्रॉन्ग में, तो ग्लूकोन ऐसा क्यों बोलते हैं? ग्लूकोन ऐसा इसलिए बोलते हैं कि वो कहते हैं कि जो इंटरेस्ट, जो वीक के इंटरेस्ट, जो जस्टिस है वो वीक के इंटरेस्ट में इसलिए है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, उसको लॉज की क्या पड़ी है, उसको जस्टिस सिस्टम से क्या मतलब है, वो तो अपने काम वैसे ही निपटा लेगा। लेकिन जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है, उसको कानून की ज़रूरत है, उसको जस्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, वही डिमांड करते हैं कि हमें जस्टिस प्रोवाइड करो। ठीक है, लॉज बनाओ, कानून बनाओ, ऐसे कानून बनाओ, ऐसे प्रावधान बनाओ, ठीक है, ताकि हमारी रक्षा हो सके। तो जो ग्लूकोन कहता है कि जो जो आपका जस्टिस सिस्टम है वो वीक के इंटरेस्ट में है। वीक के इंटरेस्ट में इसलिए है क्योंकि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर, उसको कानून की ज़रूरत ही नहीं है, वो काम अपने वैसे ही बाहर की बाहर निपटा देता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोन बोलता है। फिर उसके बाद प्लेटो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है बड़े भाई, ऐसा नहीं है कि जस्टिस सिर्फ इंटरेस्ट किसके है, वीक के इंटरेस्ट में है, वो है स्ट्रॉन्ग के इंटरेस्ट में भी। तो इन सब आर्ग्यूमेंट के बाद प्लेटो आपके फाइनल करेक्टर बताता है अपने आइडिया ऑफ जस्टिस के,
मेन जो क्रक्स इन सबसे निकाल के लेके आता है वो बताता है कि जस्टिस क्या है। जस्टिस एक ड्यूटी है। जस्टिस क्या है? जस्टिस का मतलब है किसी को हार्म ना करना। क्यों? क्योंकि पॉलीमार्कस ने कहा था कि क्या है कि अपने जो एनिमी हैं उनको क्या करना, उनको नुकसान पहुंचाना। और क्या है जस्टिस? क्या है? किसके स्ट्रोंग में है, किसके हित में है? वो स्ट्रोंग के हित में भी है और वीक के हित में भी है। और यहाँ पे वो दोनों को ही इंक्लूड करते हैं, थेरसमाकस के आइडिया को और उनके जो बड़े भाई थे ग्लूकोन, उनके आइडिया को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ऐसे वो अपना जो आइडिया ऑफ जस्टिस का जो मेन जो क्रक्स है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद उनकी जो इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट आती है थ्योरी ऑफ एजुकेशन पे आती है। थ्योरी ऑफ एजुकेशन से क्या है कि जब हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं, वो हमने इनिशियल स्टेज पे देखा था कि कैसे जो प्लेटो है वो पॉलिटिकल फिलोसफी से पॉलिटिक्स से पॉलिटिक फिलोसफी की तरफ टिल्टेड हो जाते हैं। उसमें एक जो मेन रीजन था वो था पेलोपोनेशियन वॉर, जो किसके बीच में हुआ था? एथेंस और स्पार्टा के बीच में हुआ था, जिसमें एथेंस हार गया था। किसके हाथों? स्पार्टा के हाथों। तो उसमें वो देखते हैं कि भाई इसमें तो एजुकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। जो एथेंस में जो एजुकेशन चल रही है वो स्पार्टा की एजुकेशन से बिल्कुल ही डिफरेंट है। लेकिन डिफरेंट क्यों है? ऐसा क्या है उनमें, उनके सैनिकों में ऐसा, उनके लोगों में ऐसा क्या है, एजुकेशन सिस्टम में ऐसा उन्होंने क्या पेनिट्रेट कर रखा है जो उनको इतना सुप्रीम बनाती है एथेंस के लोगों से? ठीक है। तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन में सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो रूसो की आती है, क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया था कि जो उनकी रिपब्लिक जो बुक है उसको रूसो कहता है कि ये बेस्ट ट्रीटी है किसमें? एजुकेशन की फील्ड में। अब इसके बाद क्या है कि प्लेटो का जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि वो किससे इंस्पायर होते हैं। थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करते टाइम प्लेटो किससे इंस्पायर होते हैं? अभी हमने बात करी कि एथेंस और स्पार्टा के बीच में वॉर हुआ और वो इंस्पायर होते हैं स्पार्टा के एजुकेशन सिस्टम से इंस्पायर होते हैं। कैसे इंस्पायर होते हैं वो देखते हैं कि स्पार्टा में क्या है, स्टेट स्पॉन्सर्ड क्या है आपका एजुकेशन सिस्टम है। स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन सिस्टम का मतलब यही है कि यहाँ पे क्या है कि एथेंस में क्या था कि जो एजुकेशन सिस्टम था वो प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया गया था। लेकिन स्पार्टा में डेमोक्रेसी नहीं थी। स्पार्टा में किंग का रूल था। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा ऑटोक्रेटिक रूल था। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्टेट देखता है। ठीक है। इसके बाद ऐसे ही हम देखेंगे इनकी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि ये कैसे डेमोक्रेसी से जो ऑटोक्रेटिक जो फिलोसफर किंग है एक इंडिविजुअल सिंगल के हाथ में पावर देने के लिए अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी नहीं है। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो स्पार्टा से जो इंस्पायर हुए थे, इसलिए भी वो फिलोसफर किंग का आइडिया देते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट, क्योंकि डेमोक्रेसी के तो अगेंस्ट हो ही गए थे कि डेमोक्रेसी की वजह से एथेंस में आपका क्या है, आपकी इंस्टेबिलिटी है, आपका वहाँ पे क्या है, करप्शन ज़्यादा है। ठीक है, एक आप वॉर हार गए स्पार्टा के हाथों। तो वो देखते हैं कि जो जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्पार्टा का वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, एथेंस में क्या है, प्राइवेट है। दूसरा वो देखते हैं कि स्पार्टा में क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए ही वो क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म जब हम पढ़ेंगे उसमें वो बोलते हैं कि मान के चलो एक माँ ने एक बच्चा पैदा किया है। ठीक है, तो बच्चे की अब परवरिश कौन करेगा? स्टेट करेगा। आप इस चीज़ को चिंता मत करो कि इसकी परवरिश कैसे होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बच्चा पैदा कर दिया, फैमिली उस बच्चे की परवरिश में लगी और कुछ काम ही नहीं कर रहे। तो इसलिए वो कहते हैं कि माँ यदि बच्चा पैदा करती है तो बच्चे का जो नरिशमेंट है वो स्टेट करेगा। आप उसकी चिंता मत करो, आप बाहर निकलो, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करो, हो सकता है तो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करो और फिलोसफर किंग भी बन जाओ। फिलोसफर किंग में यही है कि मेल फीमेल कोई भी बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पे प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, यदि पूरी स्टेटमेंट हम जाने तो अब इसके बाद वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देखते हैं वो स्पार्टा में कि भाई वहाँ पे मेल फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। और तीसरा वो देखते हैं कि स्पार्टा में क्या है, कंपल्सरी मिलिट्री एजुकेशन है, कि कंपल्सरी मिलिट्री एजुकेशन सिस्टम है कि कुछ भी हो जाए, साल 2 साल 3 साल 4 साल की आपको कंपल्सरी मिलिट्री एजुकेशन दी जाएगी, जो कि आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट करता है। इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे इजराइल का एग्जांपल आप देख सकते हैं, यूएस का एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आज के टाइम पे भी कंपल्सरी मिलिट्री एजुकेशन प्रोवाइड उनको, उनके जो यूथ है उनको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद वो स्टेजेस देते हैं, इन सब चीज़ों से इंस्पायर होके वो अपना थ्योरी ऑफ एजुकेशन देते हैं कि वो चाहते हैं कि ऐसी एजुकेशन सिस्टम जिससे फिलोसफर किंग निकल के आए, जो एथेंस को रूल करे और एथेंस को बहुत आगे तक लेके जाएं। तो ऐसी एजुकेशन सिस्टम को वो डेवलप करते हैं और जिसकी पहली वो स्टेज बताते हैं कि जो प्री प्राइमरी जो एजुकेशन होगी बच्चे की वो 0 से 6 साल की होगी, जिसमें बच्चे को मोरल स्टोरीज, म्यूजिक, एक्सरसाइज ऑफ माइंड, ये सब चीज़ें
उनको सिखाई जाएंगी, ठीक है। उनको माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए म्यूजिक वगैरह, मोरल स्टोरीज उनको सिखाई जाएंगी पॉजिटिव, ताकि उनको पॉजिटिव माइंड सेट हो अच्छा, ठीक है। उसके बाद वो बताते हैं कि जो प्राइमरी एजुकेशन होगी वो आपकी 16 से 18 तक होगी, जिसमें क्या उन बच्चों को सिखाया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। उनको सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, बशर्ते वो साइंस हो आपकी या फिर सोशल साइंस हो या कुछ भी हो, उसके जो ओवरऑल जो सब्जेक्ट्स हैं, नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स हो गए, तो उन सब जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब के बारे में उनको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। फिर प्लेटो बताते हैं कि जो पहला जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो 18 साल की पे होगा। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है कि जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन जो प्लेटो ने दी थी उसके हिसाब से पहला स्क्रीनिंग टेस्ट किस एज पे होता है। तो 18 साल पे पहला आपका क्या होता है, पहला टेस्ट होता है प्लेटो के हिसाब से, कि पहला टेस्ट होगा 18 साल पे। अब इस टेस्ट में जो फेल हो गया वो आपका क्या ज्वाइन कर लेगा, प्रोड्यूसर क्लास ज्वाइन कर लेगा। जब अभी हम थ्योरी ऑफ सोल जो करके आए थे उसमें हम देखते हैं कि जो सबसे निम्न क्लास है, थर्ड क्लास, बेसिकली यहाँ पे जो काम के हिसाब से क्लासेस आपकी डिवाइड की गई हैं। ऐसा नहीं है कि भाई फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास आपकी डिफाइन कर दी तो मतलब वो सबसे नीचे वाली क्लास होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। वो काम के हिसाब से बता दिए। अब यहाँ पे पहली 18 साल पे पहला आपका एग्जाम होता है, ठीक है, क्योंकि अब सब कुछ क्या है प्लेटो के हिसाब से, सब कुछ मेरिट बेस्ड है। आपकी एबिलिटी है तो आप पढ़ो, फिलोसफर किंग बन जाओ। आपकी मेरिट सिस्टम पे बेस्ड है सब कुछ, एबिलिटी पे बेस्ड है। आपकी बर्थ और वेल्थ पे बेस्ड नहीं है कुछ भी, कि आपके मान लो रॉयल फैमिली, आपका यूके का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ फैमिली में भले ही वो किंग बनने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उतना दिमाग उसमें है या नहीं है, बट फिर भी उसको फैमिली, रॉयल फैमिली सिस्टम चला रहा है तो उसको बना देते हैं। ऐसा नहीं है, प्लेटो कहता है कि मेरिट सिस्टम और एबिलिटी सिस्टम आपका मस्ट है। तो इसलिए वो कहते हैं कि 18 साल का जो पहला टेस्ट होगा उसमें कोई हार मान लो फेल हो गया तो वो क्या कर लेगा, प्रोड्यूसर क्लास ज्वाइन कर लेगा। प्रोड्यूसर क्लास क्या है, मर्चेंट बन गया, फार्मर बन गया, कुछ और करने लग गया, ठीक है, तो वो प्रोड्यूसर क्लास ज्वाइन कर लेगा। अब जो पास हुए वो आगे चलेंगे, उनको क्या है 18 से 20 साल तक उनको मिलिट्री एजुकेशन आपकी प्रोवाइड की जाएगी। अब जो दूसरा टेस्ट होगा वो 20 साल की उम्र पे होगा, ठीक है, 20 साल की उम्र पे होगा। 20 साल पे तो पहला जो दूसरा जो टेस्ट होगा 20 साल पे, वो यदि वो कोई मतलब फेल हो जाता है उसमें, उस टेस्ट में, तो वो ज्वाइन कर लेगा आपका सोल्जर क्लास। वो किस में चला जाएगा, पहला पड़ाव जो पार नहीं करेगा वो चला जाएगा आपका प्रोड्यूसर क्लास में, दूसरा पड़ाव जो पार नहीं करेगा वो आपका थ्योरी ऑफ सोल के हिसाब से करेज में चला जाएगा, सेकंड क्लास में, जिसको सिल्वर क्लास भी वो बोलते हैं, और प्रोड्यूसर को क्या बोलते हैं, वो कॉपर क्लास बोलते हैं। अब इसके बाद क्या है कि 20 से 35 तक आपकी हायर एजुकेशन चलेगी। अब जो 20 पे जो फेल हो गए वो तो सोल्जर बन गए, ठीक है, वॉरियर क्लास बन गई। अब जो 20 से 35 तक जो चलेगी वो थियोरेटिकल नॉलेज चलेगी, आपकी फिलोसफिकल लॉजिकल फॉर्म में आपको थ्योरीज आपको पढ़ाई जाएंगी 20 से 35 तक। अब 35 से 50 तक जो आपने 20 से 35 में जो थ्योरेटिकल नॉलेज जो पढ़ी है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सिखाया जाएगा, ठीक है। और जो 50 तक सस्टेन कर पाएगा, 50 के बाद वो फिलोसफर किंग निकल के आएंगे। तो बहुत ज़्यादा आपके फिलोसफर किंग आपके निकल के आएंगे, उसमें वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है फिलोसफर किंग, ठीक है, जिसने कंप्लीट एजुकेशन आपकी प्राप्त कर ली है। तो इस हिसाब से वो एक बच्चे की एज को डिफाइन करते हैं कि वो कैसे कैसे एजुकेशन प्राप्त करेगा, किस किस टेस्ट में वो पास होता है या फेल होता है, तो वो कौन सी क्लास को ज्वाइन करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें सबसे पहले प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम में वो बोलते हैं आपका कि प्लेटो बताते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक दो मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा और अपनी बुक साइड कर दी, ठीक है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। वो देखते हैं कि 50 साल तक वो पढ़ाते हैं और उसके बाद कहीं फिलोसफर किंग निकल के आता है। तो इतनी स्टेजेस उन्होंने एजुकेशन में रखी थी, ठीक है। और वो बताते हैं कि 50 साल की एजुकेशन प्राप्त करने के बाद एक फिलोसफर किंग आपका इमर्ज होके आता है, कि आपको 50 साल तक उनको क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन आपको प्राप्त करनी पड़ेगी, और अलग अलग जो स्टेजेस हैं उनके टेस्ट आपको मतलब पार करने पड़ेंगे, पास करने पड़ेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट उनकी थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। वर्ड ही कम्युनिज्म बताता है कि जो कम्युनिटी फोकस्ड हो, जो इंडिविजुअल पे फोकस ना करता हो, ठीक है। अब क्या है कि कम्युनिज्म, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में वो दो ही बातें ज़्यादा करते हैं। एक तो करते हैं वो फैमिली के बारे में, थ्योरी कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। वो बताते हैं कि जो फैमिली, जो प्रॉपर्टी सिस्टम है, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है, उसमें प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी स्टेट के अंडर होनी चाहिए, कम्युनिटी के अंडर होनी चाहिए, किसी एक इंडिविजुअल के अंडर सारी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए उनको अभी हम आगे देखेंगे, एरिस्टोटल भी क्रिटिसाइज करता है इस चीज़ के लिए,
और जो थ्योरी ऑफ जो फैमिली है, उस फैमिली में वो देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि मान लो एक माँ है जो अपने बच्चे को पैदा करती है। उसके बाद प्लेटो बोलता है कि जो उसके नरिशमेंट है, उसकी जो पढ़ाई लिखाई है, वो स्टेट देखेगा। आप उसकी चिंता मत करो, स्टेट बताएगा कौन किससे क्या शादी करेगा, कौन किससे कब शादी करेगा, कौन कितने बच्चे पैदा करेगा। बच्चे पैदा हो गए तो उसके बाद जो बच्चे हैं उनका जो एजुकेशन जो सिस्टम है, उनको एजुकेशन किस हिसाब से प्रोवाइड की जाएगी, वो स्टेट बताएगा। कौन से पड़ाव पे वो कौन से टेस्ट में फेल होते हैं तो प्रोड्यूसर क्लास ज्वाइन करेंगे, मिलिट्री क्लास ज्वाइन करेंगे, या फिलोसफर किंग वो बनेगा, ये सब स्टेट डिफाइन करेगा। आपने क्या है, आपका जो काम था वो आपकी शादी हो गई है, आपने बच्चे पैदा कर दिए हैं। अब क्या है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी फैमिली में ही घुल मिल के रह जाओ कि उन्हीं बच्चों को नरिशमेंट करना, उनका पालन पोषण करना है, आप वहीं उस फैमिली में रह जाओ। नहीं, उन बच्चों का ख्याल आपका कौन स्टेट रखेगा। आपको बाहर निकलना है, मेल या फीमेल उस घर के जो भी हैं उनको बाहर निकलना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करना है, देश को बढ़ाया कैसे जा सकता है वो आइडियाज़ आपको शेयर करने हैं। ठीक है, जो भी आपका जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं या पॉलिटिक्स जो चल रही है देश में, उसमें पार्टिसिपेट करना है। फैमिली सिस्टम में एक जगह नहीं बैठ के रह जाना है। ठीक है, तो इसलिए तभी तो जब महिलाएं बाहर निकलेंगी तभी तो वो फिलोसफर किंग बन सकती है, इसीलिए तो उनको फर्स्ट फेमिनिस्ट बोला गया था। तो बेसिकली यही है कि थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में वो इसी सब मोटी मोटी चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं। और जो कम्युनिज्म का जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के बारे में कौन सी बुक में वो डिफाइन करते हैं, वो उनकी रिपब्लिक बुक है। ठीक है, इसके बाद वो क्लास स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में बेसिकली जो हमने देखा था कि आपका एक फिलोसफर किंग हो गया, वॉरियर हो गया, और आपका प्रोड्यूसर क्लास हो गया, जो कि मैंने आपको पीछे भी बता दिया है कि वो किस हिसाब से प्रोड्यूसर क्लास ज्वाइन कर लेते हैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन में ही। और जो प्रोड्यूसर क्लास है जिसमें आर्टिशियन हो गया, मर्चेंट्स हो गए, फार्मर्स हो गए, ये सब हो जाते हैं। करेज में आपका सेकंड जो क्लास है उसमें आपके जो सेना वगैरह, वॉरियर वगैरह आ जाते हैं। और जो फर्स्ट क्लास है उसमें आपका फिलोसफर किंग आ जाता है। ठीक है, उसके बाद वो बताते हैं कि जो कॉम्युनल लिविंग ऑफ गार्जियन क्लासेस, अब बेसिकली उसमें यही बताते हैं कि किस हिसाब से कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज है, जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है, वो किस किस पे लागू होगी। वो आपकी फिलोसफर किंग पे लागू होती है, और आपका जो सेकंड जो क्लास है उस पे लागू होती है। जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है वो थर्ड जो क्लास है, प्रोड्यूसर क्लास, उसके लिए नहीं है। ये आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, वो बताते हैं कि अबोलिशन ऑफ फैमिली फॉर गार्जियंस, वो फैमिली सिस्टम को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि फैमिली सिस्टम से उनको ये लगता है कि फैमिली सिस्टम से ऐसा होता है कि बच्चे पैदा कर लिए, उन्हीं के नरिशमेंट में लग गए, तो उनसे क्या होता है कि उनसे ज़्यादा लगाव हो जाता है। इसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि वो फैमिली के लिए करप्शन भी करें। ठीक है, इतना ज़्यादा लगाव हो जाए तो वो क्या हो सकता है कि इंडिविजुअल एक फैमिली है, वो इंडिविजुअल बेसिस पे प्रॉपर्टी भी एक्वायर करना चाहे, वो ज़्यादा वेल्थ एक्वायर करना चाहिए, और उसके चक्कर में करप्शन ज़्यादा बढ़ने लगता है। वो ये सब चीज़ें जब एथेंस में डेमोक्रेसी होती है तब वो ये सब चीज़ें देखते हैं, इसीलिए वो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में ये सब बातें करते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि जो टॉप मोस्ट जो वो है आपका, वो फिलोसफर किंग होगा। ठीक है, और वो कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है, वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, और वो फिलोसफर किंग वो होगा जिसने हाईएस्ट जो नॉलेज होगी। ठीक है, और जिसने हाईएस्ट जो एजुकेशन के जो सारे जो पड़ाव हैं वो पार कर लिए हैं। इसके बारे में वो बात करते हैं थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में वो बताते हैं कि जो सोसाइटी है वो क्या है, मेरिट बेस्ड है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लेटो आपका कहता है कि आपको जो भी चीज़ें, आप कोई भी क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है, वो आपकी एबिलिटी से ज्वाइन करेंगे, वो आपकी कैपेबिलिटी से आप ज्वाइन करेंगे, वो आपके मेरिट सिस्टम से आप ज्वाइन करेंगे कि आप प्रोड्यूसर क्लास में जाएंगे, या मिलिट्री जो करेज क्लास उसमें जाएंगे, या फिलोसफर किंग बनेंगे। वो सब कुछ आपका मेरिट बेस्ड सोसाइटी से ही डिपेंड करता है। आपका जो जो बर्थ और वेल्थ के हिसाब से, जो मैंने यूके का एग्जांपल दिया था, उसके हिसाब से आपका कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास फैमिली वेल्थ है या बर्थ आपका बहुत ही अच्छी फैमिली में हुआ है तो डायरेक्ट आपको फिलोसफर किंग बना दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको जो सारे जो पड़ाव हैं लाइफ के थ्योरी ऑफ एजुकेशन में जो बताए थे, जो मेरिट बेस्ड आपका जो सिस्टम है उसको पार करके ही आपको फिलोसफर किंग बन सकते हैं। उसके हिसाब से आपको प्रोड्यूसर और मिलिट्री क्लास आपको ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशन और ट्रेनिंग के बारे में उन्होंने इसमें बताया है कि ये सब जो चीज़ें हैं, जो आपका एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग जो प्रोवाइड की जाएगी, ये सब आपका स्टेट देखेगा। ठीक है, आपको जो भी आपका जो गार्जियन क्लास है, इंक्लूडिंग विजडम, करेज, टेम्परेंस, इन सब के चीज़ों को लेके जो एजुकेशन और ट्रेनिंग जो सिस्टम है, बेसिकली इतना ही आपको याद रखना है कि एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है भी बच्चे का है वो स्टेट ध्यान रखेगा।
वो फैमिली सिस्टम पे फोकस नहीं होगा, क्योंकि फैमिली सिस्टम को वो अबोलिश करना चाहते हैं और वो फोकस करते हैं कॉमन गुड पे, इंडिविजुअल गुड पे वो फोकस नहीं करते। क्योंकि हम बार बार मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कम्युनिज्म गुड मतलब, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म मतलब कम्युनिटी स्टेट पे फोकस करता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑल के बारे में बात करता है। जैसे गांधी जी का एग्जाम्पल लेते हैं, सर्वोदय जो कॉन्सेप्ट जो गांधी जी ने दिया था, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, कि सभी एक साथ उठे, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लेटो उसके बारे में ऐसे बात करता है कि कॉमन गुड के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल को अपलिफ्ट करने के बारे में बात नहीं करता कि किसी एक इंडिविजुअल के हित में सब कुछ, जो भी वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो सब उसके एक इंडिविजुअल के पास हो जाए, ऐसा नहीं है। वो सभी जो कॉमन गुड है, जो सोसाइटी है, उसका एक साथ अपलिफ्टमेंट होगा, इसके बारे में बात करते हैं। इतनी सब चीज़ें होने के बाद हम देखते हैं कि प्लेटो ने इतनी सब चीज़ों के बारे में बात की, तो उसको जो प्लेटो है उनको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले उनको जो क्रिटिसाइज करते हैं वो उन्हीं के जो डिसाइपल हैं, उन्हीं के जो शिष्य हैं, एरिस्टोटल। क्योंकि जो सुकरात के जो शिष्य थे वो प्लेटो थे, और जो सुकरात के जो बेसिकली सोक्रेटिस के जो शिष्य प्लेटो थे, और एरिस्टोटल किसके शिष्य हैं, आपके प्लेटो के। तो अब इसमें क्या है कि जो एरिस्टोटल प्लेटो को अपने ही गुरु को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, किसके लिए, कम्युनल प्रॉपर्टी के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि जो आपने जो कॉमन गुड का सिस्टम जो कर दिया ना, कि प्रॉपर्टी कम्युनिटी के पास रहेगी, स्टेट के पास रहेगी, एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता। तो एरिस्टोटल यहाँ पे वो कहते हैं कि जो वो स्टेटमेंट देते हैं कि जो प्रॉपर्टी जो सिस्टम है ना, जो प्रॉपर्टी आपके पास आएगी, जो प्रॉपर्टी है वो एक इंस्पिरेशन है काम करने का। क्योंकि आप देख के चलो, यदि आप महीने भर कहीं काम करते हैं और आपको महीने की एंड में आपको सैलरी मिल जाती है, तो कि अगले महीने काम करने के लिए एक इंस्पिरेशन मिलती है आपको। तो यही प्लेटो को बताने की कोशिश करते हैं एरिस्टोटल, कि जो आपने जो प्रॉपर्टी सिस्टम जो स्टेट के हाथ में दे दिया है, उससे लोगों को काम करने की इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी। उसके बाद वो क्रिटिसाइज करते हैं फैमिली सिस्टम को, जो कि प्लेटो बताते हैं फैमिली सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहते हैं प्लेटो, क्योंकि सब कुछ स्टेट के हाथ में देना चाहते हैं। तो एरिस्टोटल यहाँ भी वो अपने जो गुरु है उनको क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि फैमिली सिस्टम को अबोलिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैमिली सिस्टम ही जो लव, अफेक्शन और मोटिवेशन का एक लोगों के लिए जरिया है। और आदमी क्या है, इसलिए एरिस्टोटल जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें एरिस्टोटल कहता है कि आदमी क्या है, आदमी एक सोशल एनिमल है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं और प्रैक्टिकलिटी के लिए करते हैं, क्योंकि प्लेटो क्या है, प्लेटो एक आइडियलिस्ट थिंकर है, ठीक है। आइडियलिस्ट का मतलब यही है कि आइडिया हो भी सकता है इम्प्लीमेंट और नहीं भी हो सकता, क्योंकि प्लेटो देखता है कि क्या होना चाहिए, व्हाट ओट टू बी। प्लेटो इस चीज़ पे फोकस करता है, प्लेटो इस चीज़ पे फोकस नहीं करता कि आज क्या है। तो इसके लिए भी एरिस्टोटल उनको क्रिटिसाइज करते हैं। कार्ल पॉपर उनको क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी एक बुक में है, उनकी जो बुक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़, कि ओपन सोसाइटी के दुश्मन कौन है, उसमें वो प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हैं। बल्कि इस बुक में कार्ल पॉपर क्रिटिसाइज करते हैं आपके प्लेटो को, मार्क्स को और हीगल को। इन सब को, इन तीनों को एक साथ क्रिटिसाइज करते हैं, और इन तीनों को आपके कार्ल पॉपर बोलते हैं कि ये तीनों ही क्या है, ओपन सोसाइटी के दुश्मन है, ठीक है। फिलोसफर किंग को वो क्रिटिसाइज करते हैं। उसके बाद नीत्शे को देखते हैं, नीत्शे आपके पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, वो भी आपके इसके प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हैं, जो लाइफ के जो सिस्टम उन्होंने जिए थे और मोरल जो अबोलिशन है उन सब के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। हैना एरेंट, जो कि आपकी कहाँ की थी, जर्मनी की थी, फिर उसके बाद वो यूएस रहने लगी थी। अब वो आगे आएगी जब हम हैना एरेंट पढ़ेंगे। तो हैना एरेंट भी प्लेटो को क्रिटिसाइज करती है। क्यों क्रिटिसाइज करती है, क्योंकि प्लेटो ने क्या किया था, जो आपका क्या था, जो फिलोसफर किंग का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें क्या है, प्लेटो जो सारी पावर है वो फिलोसफर किंग के हाथ में दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो बताते हैं कि जो अथॉरिटेरियनिज्म है ना, वो हैना एरेंट क्रिटिसाइज करती है प्लेटो को, कि प्लेटो किसको बढ़ावा दे रहे हैं, अथॉरिटेरियनिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं फिलोसफर किंग की तरह की वजह से, ठीक है। बर्नार्ड रसल भी उनको क्रिटिसाइज करते हैं, किस लिए, यूटोपियन विजन। यूटोपियन वर्ड का मतलब यही है कि कोई भी ऐसा आइडिया जो कि एक ख्याली पुलाव हो, जो इम्प्लीमेंट ना किया जा सके, ठीक है, आज के लिए। अब बेसिकली आज हम बात करें कि जो आपका प्लूटो मान लो ग्रह है, ठीक है, वैसे तो ग्रह है नहीं, लेकिन मान के चले कि वो ग्रह है, उस पर हम घर बनाने की बात करें, तो वो एक यूटोपियन आइडिया हो जाएगा, जो कि अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, इतनी साइंस भी डेवलप नहीं हुई है। तो वो ऐसे यूटोपियन विजन के बारे में प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हैं। जो हायरार्की स्ट्रक्चर जो देते हैं सोसाइटी में, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि वो 3 लेयर जो देते हैं आपका, सबसे पहले आपका क्या आएगा,
जो रीजन आता है, फिर करेज आता है, फिर एपेटाइट आता है। मार्क्स भी उनको क्लास स्ट्रक्चर की वजह से क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने क्लास को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, तो ये सब उनको क्रिटिसाइज करते हैं। और जो फेमस कोट है प्लेटो के, ये प्लेटो की जो फेमस स्टेटमेंट है उसके बारे में आपको ये नोट डाउन कर लेना है। काफ़ी बार जो स्टेटमेंट भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि ये स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है। तो एक तो रियलिटी इज द सेट ऑफ आइडियाज, जो मैंने आपको बताया था एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। प्लेटो ने कहा था कि सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ यही है कि जो आप पे है आप उसमें संतुष्ट रहें, वही सबसे बड़ी वेल्थ है। और प्लेटो कहते हैं कि साहस जो है ना, करेज, वो यही है कि आपको ये पता हो कि आपको किस चीज़ से नहीं डरना है, यही साहस है। तीसरी में वो बताते हैं कि किसी भी इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, किसी भी काम का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही है, वो बिगनिंग है। बिगनिंग किसी भी काम का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। प्लेटो बताते हैं फोर्थ पॉइंट में कि जो समझदार आदमी है ना, वो बोलता इसलिए है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ है, और एक मूर्ख आदमी वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसको बोलना है। तो यही डिफरेंस होता है समझदार आदमी में और मूर्ख आदमी में। और लास्ट जो स्टेटमेंट है उसमें वो बताते हैं कि जो एजुकेशन जो सिस्टम है ना, वो क्या, जो एजुकेशन किसी भी आदमी को प्रोवाइड की जाती है, उसी से उसका सारा जो फ्यूचर है वो आपका डिफाइन होता है। कि द डायरेक्शन इन विच एजुकेशन स्टार्ट, कि जिस डायरेक्शन में प्लेटो के हिसाब से किसी आदमी को एजुकेशन दी जाती है, वही डिटरमाइन करता है उसकी जो फ्यूचर, जो भविष्य में जो लाइफ है वो कैसी होगी। तो हमने प्लेटो के काफ़ी जो पॉइंट है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि प्लेटो आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप जाके पूछ सकते हैं, मैं आपका जल्दी से जल्दी आपको जवाब ये प्रोवाइड करूँगा। और मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है प्लेटो को, तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।